हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल TRI क्लासेस। मैं नीति योगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड इससे नेट एक UGC नेट एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन हम पक्का कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और ये अपना नेट एग्ज़ाम के लिए भी नहीं, नेट एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, प्लस RPSC एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होंगे उसके सिलेबस में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड इसमें MCOM वालों के MCOM में भी ये IMF का है, जितने भी अदर हैं इग्नू में भी IMF का है टॉपिक। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, आज हम बात करेंगे क्या है, कितनी मेंबर्स कंट्री है, कितनी फाउंडिंग कंट्री है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिस क्या था, कब बना था, कैसे बना था, सारी चीज़ों के बारे में, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। IMF इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 193 कंट्रीज। न्यू मेंबर इज एंड्रोरा, वर्किंग टू फॉस्टर, किसके लिए वर्क कर रहा है, टू फॉस्टर अ ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और facilitate international trade and promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world। इसके जो पहले आप बोलेंगे कि पहले जो मेंबर थे इसके 189 मेंबर थे, अभी ऐड कर दिया गया है, एंड्रोरा को ऐड कर दिया गया है जनवरी 2020 में। सो इसके टोटल मेंबर हो गए 190 मेंबर्स, कंट्रीज हो गई है। फाउंडिंग एंड इट्स मिशन। IMF वाज कंसीव इन 1944 एट द यूनाइटेड नेशनल ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट। और इसके जो कंट्री जिन्होंने अटेंड किया था, दैट इज़ 44 कंट्रीज इन अटेंडेंस साउथ टू build a framework for international economic cooperation and avoid repeating the competitive currency devaluation that contributed to the Great Depressions of 1930। जो हुआ था 144 कंट्रीज थी जिन्होंने अटेंड किया था, टू बिल्ड ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और अवॉइड करने के लिए क्या क्या, जो जो डिप्रेशन की सिचुएशन हो गई थी, जो कॉम्पिटिटिव करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गई थी, जो वैल्यू की मनी का जो वैल्यू था वो कम हो गया था, उन सब को अवॉइड करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये बनाया गया था। और इससे पहले मैं IMF से पहले क्या क्या था एरा, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड एरा आया, जो चला था अपना 1875 से लेके उसके बाद में चला था 14 तक चला था ये, दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड एरा। और उसके बाद में इसमें क्या होता था, जो करेंसी वैल्यू थी वो इन टर्म ऑफ गोल्ड थी, उससे जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता था वो गोल्ड से किया जाता था। दैट है मॉनेटरी सिस्टम इज टोटली डिपेंड ऑन गोल्ड इन दैट एरा, तो इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड एरा, गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आया, जो नेक्स्ट एरा चला था, दैट इज़ अ इंटर वार पीरियड, जो चला था, वॉर आया था उसमें, उस पीरियड को बोलते हैं दैट इज़ अ 1915 टू 1944, ये चला था 1915 टू 1944। इसमें क्या हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वार इट स्टार्टेड 1914, गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज एबॉलिस्ड, वो गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया था। उसके बाद में क्या था कि कंट्री बिगेन टू डेप्रिशिएट देयर करेंसी सो दैट टू बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर। लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंट्री ने क्या स्टार्ट कर दिया था इस एरा में, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए अपने गुड्स को उन्होंने अपनी जो करेंसी वैल्यू है उसको डिवेल्युएट कर दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके और अपने सामान को बेच सके। दैट इज़ द मेन रीज़न। और इस पीरियड को कहा गया, जो इंटर वॉर पीरियड था, इसको कहा गया कि पीरियड ऑफ फ्लैक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट एंड कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन। कॉम्पिटिशन था वो डिवैल्यूएट हो गया था, क्योंकि लोग वो स्ट्रेटजी अपना चुके थे कि वैल्यू को ज़्यादा से वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, सो दैट कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तो ये वाला एरा आया। इस एरा के बाद में 1945 से 1972 वाले एरा को बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। दैट इज़ फिर उस ड्यूरेशन में जो ब्रिटेन और वुड्स सिस्टम आया, इस एरा को हम बोलते हैं, इसमें ही अपना IMF आया। ये अपना है 1945
टू 1972 इसके अंदर ये आता है। तो इसमें ये बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें क्या था, पहले इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें ये जब बना तो उसके साथ वर्ल्ड बैंक भी बना, IMF प्लस IBRD भी बना, इसी को ब्रिटेन वुड बोलते हैं। दैट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड इसका फाउंडिंग और मिशन क्या था? द IMF वॉज कंसीव्ड इन 1944 में था, और यूनाइटेड नेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था। इसका ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में क्या बना था, तो दैट इज़, और कहाँ पे है, दैट इज़ न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट में है। उसके बाद IMF प्राइमरी मिशन, जो IMF का प्राइमरी मिशन है, इज़ टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसका जो प्राइमरी मिशन है, जो इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जितने भी मॉनेटरी सिस्टम इंटरनेशनल का, उसका स्टेबिलिटी बेसिक जो है इसका BOP को मेंटेन करके रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करके रखना। दैट इज़ द मेन जो इसका मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट दैट एनेबल कंट्री एंड देयर सिटीजन टू ट्रांजेक्ट विथ ईच अदर, सो दैट वो इजीली ट्रांजेक्शन कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, जो भी अपने फाइनेंशियल है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो इजीली कर सके, और हर कंट्री में एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहे, ना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आए, ना ज़्यादा डिवेल्यूएशन आए, कुछ भी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आए एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज रेट में। फिर उसके बाद में अपना आ गया था। अब इसके बारे में फास्ट फैक्ट अबाउट द IMF क्या था। IMF बना था 1944 में, 190 मेंबर्स हैं राइट नाउ, 150 नेशनलिटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टाफ। इसके जो 24 एग्जीक्यूटिव है, जब वो बना था तब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 24 मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 190 मेंबर्स, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो टोटल अमाउंट है जो लैंड करने का मेंबर कंट्री को, वो है $1 ट्रिलियन है। और उसके बाद में अभी जो करंट है, पहले क्या था जब बना था तो 24 मेंबर्स कंट्री थी, और अभी था 29 का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 29 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। करंट लैंडिंग ये अरेंजमेंट्स हैं 29 के साथ, और 80 कंट्रीज़ दैट रिसीव इमरजेंसी फाइनेंशियल एज ऑफ जनवरी 29। ये 80 कंट्रीज़ को रिसीव कर चुके हैं, जिनको मिल चुका है, जिन्होंने इसका फ़ायदा उठा चुके हैं इमरजेंसी फाइनेंसिंग को। और अभी जो नया आ गया है आफ्टर 2009 के बाद में, जो लैंडिंग सिस्टम था IMF का, वो डबल कर दिया गया है। और जो इमरजेंसी फ़ंड, जो इमरजेंसी लैंड करते थे IMF, वो उसकी जो रेट थी अभी वो 0% कर दी गई है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन टू लो इनकम कंट्री, जितना भी अभी 0% में, पहले क्या था कुछ चार्जेस लगाते थे, पर जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है अब उसको 0% कर दिया गया है। और टोटल है $303 मिलियन फॉर हैंड्स ऑन टेक्निकल एडवाइस, पॉलिसी ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड पीयर लर्निंग। इसके लिए इन्होंने इतना बना रखा है। और मेंबर्स कितने हैं अभी टोटल, वही बात कर ली। मेंबर्स हैं 190 कंट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में है। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ये माइनर क्वेश्चन लगता है, बट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे मतलब छोटी छोटी हमारी सिली मिस्टेक्स होती है। ऐसे हेडक्वार्टर्स के बारे में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था और एग्ज़ाम में मेरा एक गलत हुआ था, एंड आफ्टर दैट वो एग्ज़ाम दे के आने के बाद मेरे को इतना रिग्रेट फील हुआ था, अरे मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, मैंने ये वाला था और मैंने ये कर दिया। तो इसमें बहुत, क्योंकि इतने सारे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इतने सारे पढ़ते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं लास्ट में। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मतलब याद रखिएगा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं, 24 डायरेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्री को। स्टाफ है अप्रोक्सीमेटली स्टाफ है 2700 फ्रॉम 150 कंट्रीज से है। टोटल कोटाज है SDR 477 बिलियन, ये अभी लेटेस्ट हैं डाटा। बोरोड रिसोर्सेज एनवेलप है SDR 492 बिलियन, और कमिटी अमाउंट अंडर लैंडिंग अरेंजमेंट इज SDR है 200 बिलियन। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछता है जितना ये मैन ये पूछ लेगा कि टोटल कोटाज कितने हैं। फिर लार्जेस्ट बोरोवर, हाँ ये पूछ सकता है कि IMF के लार्जेस्ट बोरोवर कौन सा है, तो अर्जेंटीना, इजिप्ट और पाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब। और लार्जेस्ट प्रिक्वेशनरी लोन किसको है, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, ये सब। कैपेसिटी डेवलपमेंट स्पेंडिंग कितना है IMF का, दैट इज़ $, 303 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020, नियरली ए थर्ड ऑफ IMF टोटल बजट का। प्राइमरी एम क्या है IMF के, तो प्राइमरी एम है IMF के बेसिकली
to promote international monetary cooperation. First and foremost thing is that कि to promote international monetary cooperation को promote करना है, facilitate the expansion and balance growth of international trade, balance growth of international expansion करना है, और balance growth of international trade, that is also promote exchange stability, जो exchange stability है उसको promote करना है, assist in establishment of multilateral system of payment है, make resources available with advocate safeguard to member experiencing balance of payment difficulty, जो भी balance of payment difficulties face कर रही है उनको resources available कराना है. जो मेन एम होता है IMF का, दैट इज़ टू मेंटेन ये BOP को बैलेंस करके रखना, मेंटेन द BOP ऑफ ईच कंट्री. एंड उसके बाद में हम बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस. IMF का फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे होता है? प्रोवाइडिंग लोन्स टू मेंबर कंट्री. ये जो जितने भी ये IMF किसको लोन प्रोवाइड करता है? जो मेंबर्स कंट्री है उसको लोन प्रोवाइड करता है दैट आर experiencing actual or potential balance of payment problem in core responsibility of the IMF. क्योंकि और बेसिकली वर्ल्ड बैंक और IMF में मेन डिफरेंस क्या होता है? जो वर्ल्ड बैंक होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जो IMF होता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड बैंक के. ये जो इसका जो मेन फोकस होता है IMF का, ये होता है BOP का, और इसका जो फोकस होता है कि जहाँ प्रॉब्लम आई है और एनालाइज करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है मेंबर कंट्री में, एक्सपीरियंस करना कि है या नहीं है, होती है तो उसको असिस्ट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस करना है, सो दैट कि उसका जो पोटेंशियल ऑफ BOP है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. फिर है कैपेसिटी डेवलपमेंट. IMF प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करते हैं? देन कैपेसिटी डेवलपमेंट आता है. IMF प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है एंड ट्रेनिंग टू हेल्प अ मेंबर कंट्री, जितनी भी होती है उनको टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सो दैट टू बिल्ड अ बेटर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, strengthen related human capacities, and this includes for example designing and implementing more effective policy for taxation and administrations, expenditure management, monetary and exchange rate policy, banking and financial system supervision, and regulations and economic statistics. These are the इन सबको मेंटेन करने के लिए, इन सबको अच्छे से फंक्शन करने के लिए वो फाइन टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग देता है अपने मेंबर्स कंट्री को, सो दैट वो ईजिली वो फंक्शन स्मूथली फंक्शन कर सके और उसमें मास्टर हो सके. एंड SDR है IMF इशू एन इंटरनेशनल रिजर्व असेट नोन एज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. SDR बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें पूछ लिया जाता है. जो IMF का कोटा होता है वो SDR पे बेसिस होता है. जो IMF इशू करता है इंटरनेशनल रिजर्व, दैट इज SDR. SDR में that can supplement the official reserve of member country participating in SDR department. Currently all member of IMF is using SDR वाला. और उसके बाद में हम जो एक जनरल लोकेशन ऑफ SDR must be consistent with the objective of meeting the long-term global needs for reserve assets and required a board of director approval by an 85% majority of total voting power. Once agreed, the allocation is distributed to member country in proportions to their quota share at the fund. जितने भी होते हैं ना, जितने फंड्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोटाज देते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, जितने कोटा उन पर डिसाइड होते हैं जितना उसके अकॉर्डिंग वो लोन प्रोवाइड करते हैं. द IMF member can voluntarily exchange SDR for currency among themselves. वो वॉलेंट्री एक्सचेंज कर सकते हैं SDR को. उसके बाद में रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं IMF के? तो IMF के रिसोर्सेज आते हैं अपना जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ. स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं ये इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स हैं, और ये बना था IMF ने बनाया था 1969 में. 1969 में बना था टू सप्लीमेंट्स इस मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व, मेंबर कंट्री को ऑफिशियल रिजर्व का सप्लीमेंट देना. एंड द वैल्यू ऑफ SDR इज़ बेस्ड ऑन 5 करेंसी. जो इसका वैल्यू है SDR का वो 5 करेंसी पे बेस्ड है. वो कौन कौन सी करेंसीज हैं? द फर्स्ट है US डॉलर, फिर द यूरो, फिर उसके बाद में है चाइनीज़ रिम्स, फिर उसके बाद में जापानीज़ येन, फिर उसके बाद में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग.
ये इसके क्या बोलते हैं कि 5 जो बास्केट करेंसी है, 5 करेंसी जो इसकी है बास्केट करेंसीज हैं, इस पे डिपेंड होता है जो वैल्यू ऑफ एसडीआर इस पे बेस्ड होता है। एसडीआर इज़ नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द आईएमएफ, इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, और राइदर इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम्स ऑन अ फ्रीली यूजेबल करेंसी है ऑफ आईएमएफ मेंबर के लिए। एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दिस करेंसी, ये जो 3-5 जो करेंसी है इसके लिए एक्सचेंज कर सकते हैं एसडीआर को। एसडीआर रिजर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ, ये सर्व करता है एज अ यूनिट ऑफ, ये जो है ये यूनिट ऑफ द अकाउंट ऑफ आईएमएफ के लिए करता है, एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ सर्व करता है यूनिट ऑफ अकाउंट। जो इसका स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, जो करेंसी है जो मैंने 5 बताया कि ये पहले यूएस डॉलर आया, फिर यूरो आया, फिर चाइनीज़ यॉन आया, फिर जापानीज़ येन आया, फिर पाउंड स्टर्लिंग आया। जो लेटेस्ट जो पूछ लिया जाएगा कि कौन सी करेंसी इंक्लूड किया गया है, तो वो ये इंक्लूड किया गया था चाइनीज़ रिम को, यॉन को, ताकि जो लेटेस्ट है ये इसमें इंक्लूड किया गया था। ये कोटा के अकॉर्डिंग वेटेज डिटरमाइन किया जाता है, कोटा के अकॉर्डिंग जितनी जितनी करेंसीज हैं, क्या क्या है इनका वैल्यू, ये सब। एसडीआर जो बास्केट है जो डिटरमाइन करती है फ्रीली यूजेबल करेंसी बाय आईएमएफ, और जो ये था चाइनीज़ वाला कब इंक्लूड किया गया था, 1 अक्टूबर को किया गया था 2016 में, इसको इंक्लूड किया गया था एसडीआर बास्केट में। और उसके बाद में आईएमएफ रिसोर्सेज हम बात करेंगे। आईएमएफ के रिसोर्सेज क्या हैं, तो रिसोर्सेज फॉर आईएमएफ लोन टू इट्स मेंबर ऑन नॉन कंसेशनल टर्म आर प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स कंट्री प्राइमरली थ्रू देयर पेमेंट ऑफ कोटास। उसके बाद में मल्टीलिटरल एंड बायोलिटरल बोरोविंग सर्व्स एज अ सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग ए टेम्परेरी सप्लीमेंट टू कोटाज रिजर्व। जो मेंबर्स कोटाज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ आईएमएफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी है आईएमएफ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के प्राइमरी सोर्स हैं, दैट इज अ मेंबर्स कोटाज है। ए मेंबर कोटा ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स इट्स साइज एंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिकली साइज और पोजीशन बताता है। आईएमएफ रेगुलरली आईएमएफ कंडक्ट करवाता है जनरल रिव्यूज़ ऑफ कोटास। अभी अकॉर्डिंग टू 14th रिव्यू विच वॉज कंडक्टेड ऑन 2010 एंड बिकम इफेक्टिव इन 2016, डबल कोटा रिसोर्सेज टू SDR 477 बिलियन अबाउट $687 billion. The 15th review was concluded in 2020 with no increase in quota. That is the important। देखो IMF का जो कोटा था लैंडिंग फैसिलिटीज़ का, वो जो पहले क्या था इससे डबल कर दिया गया है। कौन से रिव्यू के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है नेट के एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू विच रिव्यू IMF डबल देयर कोटाज। तो अकॉर्डिंग टू 14th रिव्यू जो आईएमएफ रेगुलर कैसे पता चलेगा, जनरल रिव्यू करता है अपने कोटा का, तो 14th रिव्यू के अंदर उसने 2010 में कंक्लूड किया गया था कि और ये जो इफेक्टिव कब हुआ, 2016 से इफेक्टिव हुआ है कि जिस इसका कोटा था रिसोर्सेज उसको डबल कर दिया गया, एसडीआर को अभी बना दिया गया है 477 बिलियन एसडीआर। और फिर 15th रिव्यू के अकॉर्डिंग अभी आया, फिर 15th रिव्यू हुआ 2020 में। इसमें इसके अकॉर्डिंग कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ अपने कोटा में उसके बाद में, तो लास्ट जो इंक्रीजमेंट हुआ था डबल हो गया। और अभी जो इमरजेंसी लैंडिंग की कैपेसिटी वो 0% इंटरेस्ट रेट पे हो गया। तो इन एडिशन टू कोटा रिसोर्सेज, क्रेडिट अरेंजमेंट बिटवीन द IMF एंड ग्रुप ऑफ मेंबर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज। These arrangement called new arrangement by borrower are the main backstop to quotas. On January 16, 2020, Executive Board agreed on amendment to the NAB, including a doubling of its size to STR। ये इसी के बारे में सारा बता रखा है कि ये कोटा को कैसे कैसे किसके अकॉर्डिंग किया गया, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो के अकॉर्डिंग किया गया, ये आप पढ़ लेना। A third line of defense member country have committed resources to the IMF through bilateral borrowing agreement. On March 30, 2020, Executive Board approved a borrowing framework for a new round of BBAs. Of these agreement about SDR $128.183 have become effective as of February 5, 2021. अब formations of IMF वो मैंने पहले बता दिया कि क्या कब हुआ, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो ब्रेक डाउन हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो कि आया था अपना
अपना इंटर वॉर पीरियड, मैंने जिसके बारे में बताया था, इंटर वॉर पीरियड आ गया था और उसमें जो पीरियड ऑफ फ्लैक्चुएटिंग एक्सचेंज आ गया था, लोग अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करने लग गए थे सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। उसके बाद में अपना आया था इंटरनेशनल जो मॉनेटरी ब्रेकडाउन था, उसके बाद में ग्रेट डिप्रेशन, फिर अपना बना डेवलपमेंट ऑफ IMF विच एम्ड एट इम्प्रूविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। उसका एम है। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज इनिशियली फॉर्म एट ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये हो गया 45 का गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये 44 थे। एंड IMF, ये 44 कर लीजिएगा प्लीज़, हाँ। IMF बिकम ऑपरेशनल ऑन 27 जो ये ऑपरेशन बिकम ऑपरेशन 27 दिसंबर 1945, ये देख लीजिएगा, विद 29 मेंबर कंट्री दैट एग्री टू बाउंड टू दिस ट्रीटी। इट्स बिगेन इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑन 1 मार्च 1947। इसके जो फाइनेंशियल ऑपरेशन इसने स्टार्ट किया था 1 मार्च 1947 से स्टार्ट किया था। जो करंटली IMF कंसिस्ट ऑफ 190 मेंबर्स कंट्री, ये अभी लेटेस्ट के लिए है, ये किसी ने पहले का डाटा याद किया हो 189 का, तो अभी अपने माइंड में कर लेना कि 190 हो गया है और एंडोरा हो गई है इसकी न्यू मेंबर कंट्री। ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF यही है सारा। Objective of IMF क्या है? To improve and promote global monetary cooperation of the world, to secure financial stability by eliminating or minimizing the exchange rate stability, to facilitate a balanced international trade, to promote high employment through economic assistance and sustainable economic growth, to reduce the poverty around the world. पर्पस क्या था? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सेम है, फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मेंबर एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी, प्रिवेंट एंड असिस्ट विद रिकवरी फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? IMF इज अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर कंट्री गवर्नेंस government. At the top of the organization structure is the board of governor consisting one governor and one alternate governor from each member country, using the top official from the central bank or financial ministry. इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है गवर्नेंस का, IMF का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है कि सबसे पहले आएगा अपना, मैं एक बार बता देती हूँ कैसे कैसे क्या होता है स्ट्रक्चर जो IMF का होता है। ये होता है, पहले आता है उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पहले आएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फिर बोर्ड ऑफ ये है गवर्नर्स बोर्ड ऑफ, फिर उसके बाद में आता है IMFC, फिर उस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रोवाइड्स गाइडेंस टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, प्रोवाइड्स गाइडेंस करते हैं, फिर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, फिर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर आते हैं स्टाफ। ऐसे इसका स्ट्रक्चर है IMF का। पहले आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर आते हैं IMFC, एग्जीक्यूटिव बोर्ड आते हैं, फिर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर आता है स्टाफ। गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एट द टॉप ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्ट ऑफ वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच कंट्री, यूजुअली द टॉप ऑफिशियल फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ मिनिस्ट्री। इसकी जो मीटिंग होती है IMF की वो वंस इन ईयर होती है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर मीट्स वंस ईयर एट द IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग। 24 ऑफ गवर्नर सर्व ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। इसमें क्या होता है? ये थी मीटिंग, पहले तो अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके गवर्नर होते हैं, वहाँ पे अपने मेंबर कंट्री में पार्टिसिपेट करते हैं, हेड होते हैं यहाँ के, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। पर यदि फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो अपने RBI या सेंट्रल बैंक के हेड वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। The day-to-day work of IMF is overseen by its 24-member executive board, which represent the entire membership and supported by IMF staffs. Managing director is the head of IMF staff and chair of executive board and is assisted by 4 deputy managing directors. IMF के जो lending facilities of IMF होती है, functions होते हैं IMF के, exchange stability करना, eliminating BOP disequilibrium,
जो कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, स्टेबलाइज इकोनॉमी। तो ये तो आप फंक्शंस आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्सचेंज स्टेबिलिटीज़ को करना है कि भाई ज़्यादा डेफिसिट नहीं हो सकता, ज़्यादा सरप्लस और डेफिसिट ना हो, बैलेंस रहे। और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है IMF का टू मेंटेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड देयर बाय टू डिस्करेज एनी फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस आ रही है उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए। और एलिमिनेट BOP डिसइक्विलिब्रियम, दैट्स इज अ BOP को ये भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब जो जिसके लिए काम करती है IMF, दैट इज़ अ मैन फंक्शन, is helping the member country in eliminating or minimizing the short period equilibrium of balance of payment either by selling of lending foreign currency to the member। फिर देन आता है स्टेबलाइज इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज करना IMF का फंक्शन होता है। एंड IMF की जो लैंडिंग फैसिलिटी है वो मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। जो लैंडिंग फैसिलिटीज़ होती हैं IMF की, वो होती हैं किस किस के थ्रू से कर सकते हैं। वो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होती है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ होती है, पॉलिसी सपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन होती है, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन होती है, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सारा होता है। पर सबसे ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, बिकॉज बहुत लेंथी बन जाता है एक वीडियो, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये हेल्प किया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।